गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, हेलो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको शायद पसंद आ रहे होंगे और आप उनको खूब एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और ठीक है ना, जो कुछ भी आप देख रहे हो उनको थोड़ा थोड़ा सा आप नोट भी करना शुरू कीजिए, ताकि क्या है कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। नो डाउट जब अपन कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्या ना, फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएगी, जब ऑनलाइन की जरूरत नहीं होगी, तो उस समय मैं आपको पूरे टॉपिक को बोलकर नोट्स के फॉर्म में लिखा दूंगा, तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जैसी परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जो है आवश्यक या लैंगिक चक्र के बारे में बता रहा था, और उसमें मैंने नर जननांग पुमंग के बारे में आपको बता दिया था। मैंने कहा था ये तीसरे चक्र के रूप में होता है, क्योंकि सबसे बार बाह्य दल, फिर दल, और फिर तीसरा चक्र जो है वो होता है पुमंग का। ये नर जननांग को रिप्रेजेंट करता है या नर जननांग को व्यक्त करता है, ठीक है ना। और एक पुमंग का एक अवयव जो है वो पुंकेसर या स्टैमिन के नाम से जाना जाता है। और एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है, जो फूला हुआ भाग होता है, लोब्ड पार्ट होता है, ठीक है ना, उसको हम जो है परागकोश के नाम से जानते हैं। अब ये परागकोश एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। अगर 2 परागकोश रहते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और जिस संरचना से जुड़े रहते हैं उसे अपन कनेक्टिव या योजी के नाम से जानते हैं। और परागकोश के नीचे जो है एक डंडीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पूतंतु के नाम से या फिलामेंट के नाम से जानते हैं। फिर परागकोश, मैंने बताया था आपको, गुडल जो प्लांट है, मालवेसी फूल है, उसके अंदर एक कोष्ठीय परागकोश होते हैं, जबकि सोलेनेसी जो फैमिली थी जिसमें धतूरा आता है उसके अंदर द्विकोष्ठीय परागकोश होते हैं। अब परागकोश के अंदर जो है छोटे छोटे सी व्रतनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें अपन लघु बीजाणु धानियों के नाम से या जो है पोलन सैक के नाम से जानते हैं। तब इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर जो है परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की संरचना चित्र समेत अपन जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं। इस वीडियो में अपन जो है मादा जननांग या गायनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, गायनोशियम ये पुष्प का सबसे केंद्रीय या फिर अपन कह सकते हैं 4th चक्र के रूप में पाया जाता है। केंद्रीय या चौथा चक्र जो होता है वो गायनोशियम का होता है। कैसे चौथा चक्र? सबसे बाह्य दल, फिर उसके भीतर दल, फिर उसके बाद पुमंग, और सबसे अंत में और केंद्र में जो है जायांग पाया जाता है। तो ये एक चौथे चक्र के रूप में पाया जाता है। फिर बात कर सकते हैं यहाँ पर इसी के बाद में, ये मादा जननांग को व्यक्त करता है। इसको मादा जननांग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पुमंग जो था वो नर जननांग को व्यक्त करता था। फिर बात कर सकते हैं इसका एक अवयव, है ना, एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है उसे हम अंडक कह सकते हैं, या फिर जो है इसे अपन जो है स्त्री केसर कहते हैं। जबकि अपन इधर बात की थी, इसका एक अवयव जो है पुंकेसर कहलाता है। तो इसका एक अवयव जो है वो स्त्री केसर या अंडक के नाम से जाना जाता है। अंडक को इंग्लिश में कार्पल बोलते हैं और स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टल के नाम से जानते हैं। तो सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कार्पल या पिस्टल कहलाता है। अब ये पिस्टल या कार्पल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक अंडपी है, ठीक है ना, अगर एक ही अंडप होता है तो उसको अपन एक अंडपी कहते हैं, और एक से ज्यादा स्थिति होती है तो उसे अपन बहुअंडपी के नाम से जानते हैं। फिर बहुअंडपी भी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 स्थितियां हो सकती है। सारे अंडप अगर जुड़े हुए हैं तो उसको युक्ता अंडपी कहते हैं, और अगर सारे अंडप अलग अलग है तो उसे वियुक्ता अंडपी के नाम से जानते हैं। लेकिन उन सब चीजों को अभी अपने को यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो स्त्री केसर या अंडप जो है वो जायांग का एक अवयव होता है। अब बात करते हैं इस अंडप के भाग। तो स्त्री केसर जो है इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग है? इसका सबसे पहला भाग जो है वो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। दूसरा भाग जो है वो वर्तिका या स्टाइल कहलाता है। और तीसरा भाग जो है वो अंडाशय या ओव्यूल कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग होते हैं एक स्त्री केसर के, ठीक है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल, इसमें से वर्तिकाग्र ये सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि एक ग्राही अंग के रूप में कार्य करता है। ग्राही अंग, और इसका मुख्य कार्य क्या है? परागण के समय परागकणों को रिसीव करना, परागकणों को ग्रहण करना, ये कार्य वर्तिकाग्र का होता है। फिर है वर्तिका, ये एक नली जैसी संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। और सबसे निचला और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें पाए जाते हैं बीज।
बीजांड, ठीक है ना, या ओव्यूल पाया जाता है। और बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूण कोश, और इस भ्रूण कोश में होता है मादा युग्मक, ठीक है ना, या अंड कोशिका जिसको कह सकते हैं। अंड कोशिका जो है वो पाई जाती है बीजांड के भीतर। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। पहले देखिए स्त्री केसर की संरचना, ये स्थिति, ये भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिकाग्र है। फिर ये भाग वर्तिका कहलाता है, और ये भाग अंडाशय कहलाता है। और ये पूरी संरचना जो है इस प्रकार से ये पुष्पासन पर व्यवस्थित होती है। तो ये स्ट्रक्चर पुष्पासन कहलाता है, और ये भाग पुष्पवृंत कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये पुष्पवृंत का दुरुस्त भाग पुष्पासन, और पुष्पासन के ऊपर ये मादा जननांग के रूप में स्त्री केसर नजर आ रहा है। और इसके ये तीन भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाया जाता है। अब अंडाशय के अंदर पाया जाता है कोष्ठक। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। मान लेते हैं अपन इसमें 2 कोष्ठक है, तो ये स्थिति द्विकोष्ठीय अंडाशय कहलाती है, द्विकोष्ठीय। और इसमें यहाँ पर ये जो है इस पे बीजांड लगे हुए रहते हैं, ये है बीजांड, ठीक है ना। और इन बीजांड को अपन जो है गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। जैसे अपन ने देखा था परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानी होती है, तो बीजांड को अपन गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो है गुरु बीजाणु यानी कि भ्रूण कोश पाया जाता है। और इस गुरु बीजाणु के भीतर जो है वो अंड कोशिका स्थित होती है, अंड कोशिका पाई जाती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिएगा एक बार बना के बता रहा हूँ बीजांड का स्ट्रक्चर। ये इस तरह की संरचना बीजांड की होती है। मैं 11वीं क्लास में पढ़ रखा हूँ। ये पूरा बीजांड है, और इसके अंदर ये जो है ये पूरी संरचना बीजांड कहलाती है। ये भाग गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश कहलाता है। और फिर इसके अंदर ये यहाँ पर जो है स्थिति है, ये जो है अंड कोशिका कहलाती है। तो इस तरह की संरचना जो है वो बीजांड की होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है आज इस वीडियो में मादा जननांग यानी कि जायंत के बारे में एक्सप्लेन किया है। सबसे केंद्रीय और चौथे चक्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसका एक अवयव जो है अंडक या स्त्री केसर कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कार्पल या पिस्टल कहते हैं। और एक स्त्री केसर के जो है 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा जो ग्राही अंग के रूप में होता है, और इसका मुख्य कार्य परागण के समय परागकणों को ग्रहण करना है। दूसरा भाग है वर्तिका। वर्तिका एक नलीनुमा संरचना है, जिसका मुख्य कार्य वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ना है, और इसी से होकर पराग नली नीचे जो है अंड कोशिका तक पहुंचती है। तीसरा भाग अंडाशय, ये सबसे आधारी और खुला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर जो है बीजांड या गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। और इस बीजांड के अंदर जो है गुरु बीजाणु पाया जाता है या उपस्थित होता है, और उस गुरु बीजाणु के अंदर अंड कोशिका स्थित होती है, जैसा मैंने आपको यहाँ इस डायग्राम में एक्सप्लेन करके समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी व्यवस्था जो है वो समझ आई होगी कि किस किस तरीके से पुष्प के कौन कौन से भाग कहाँ पर स्थित होते हैं, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, वो मैंने आपको यहाँ सब कुछ बता दिया है। अब हम एक छोटे से चित्र के द्वारा पुष्प की पूरी संरचना को एक बार देखते हैं। देखिएगा पुष्प की संरचना किस तरह की होती है। मैं आपको ये साफ कर रहा हूँ और यहाँ से बता रहा हूँ। तो देखिए पुष्प की संरचना अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ये संरचना है, इसको हम पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं। इसका दुरुस्त भाग खुला हुआ होता है, जिसे अपन पुष्पासन कहते हैं। और अब इस पुष्पासन पर ये इस तरह की जो संरचना है, ठीक है ना, इस तरह से पत्तियों का, हरी हरी पत्तियों का एक चक्र पाया जाता है, जिसे अपन बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। ये बाह्य दल पुंज जो हरे रंग के होते हैं और सबसे बाहरी चक्र के रूप में व्यवस्थित। इसके बाद में दूसरे चक्र के रूप में ये संरचनाएं आपको दिख रही होगी। ये व्यवस्था है, और इन संरचनाओं को दलपुंज के नाम से जानते हैं। ये दलपुंज कहलाते हैं। तो ये दलपुंज हो गया। बाह्य दलपुंज सबसे बाहर नीचे हरे हरे चक्र के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद ये रंगीन जो है स्थितियां हैं, जिसको अपन जो है दलपुंज कहते हैं। इसके बाद तीसरे अवयव के रूप में ये व्यवस्था है,
ठीक है ना, जिन्हें अपन जो है पुमंग कहते हैं। और आपको इस पुमंग पे बहुत सारे भाग नजर आ रहे होंगे, जैसे सबसे ऊपर का भाग ये एंथर कहलाता है, जिसको परागकोश कहते हैं, फिर इसके बीच में कनेक्टिव है, और फिर ये नीचे कुछ पूर्ण तंतु की जैसी संरचना नजर आती है, और फिर केंद्र में स्थित होता है मादा जननांग यानी कि अंडक या जो है स्त्रीकेसर। ये स्थिति, ये पूरा जो है ये स्त्रीकेसर या जायंट को व्यक्त करता है। इसमें ये भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है, और ये नीचे का भाग जो है अंडाशय के रूप में है। और अब आपको इसके अंदर यहाँ पर ये कोष्ठक है, और इस कोष्ठक के अंदर आपको इस तरह से लगी हुई संरचना के रूप में ये बीजांड नजर आ रहा है। ये एक पूरे पुष्प की संरचना है। तो इस प्रकार से ये पुष्प जो है पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अध्याय जो मैंने लगभग 10 से 15 वीडियो के फॉर्म में जो आपको सेंड किया है, आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। आपने इसको एक बार पढ़ा होगा और अच्छे से वीडियो को देखा होगा। तो पहले अध्याय में जो जनन की सारे स्टेप्स और सारे जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़, ठीक है ना, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, अदरवाइज सर के थ्रू जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।